एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गईं, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का ये मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल। सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गईं और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन। बाकी एकदम शांति। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या। नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ हैं बीमारों के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता। मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, मैं आज बीमार हूं। क्या हो गया। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गईं। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया। बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गईं। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा? थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए ये चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी। चाहे जितनी ऊब हो, लेटे ही रहना था। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया। लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए। बोले, अब कैसा है सिर दर्द। मैंने कहा, ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी। ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी लें। या नाना जी से पूछने चली जाएंगी, वो कह रहा है भूख लगी है। और फिर नाना जी क्या कहेंगे, वही जो सुबह कह रहे थे। तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना।
इससे सारे विकार निकल जाएंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता। सजा मिलती तो मिल जाती। कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। और आंख जरा लगती भी तो खाने ही खाने की चीजें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? हे भगवान, ये तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे? और शाम को? क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा होऊंगा। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क, किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआसा हो गया। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज आ रही है। शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता देखकर लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं। चबाने की आवाजें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया। दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम? इस मौसम में? जरूर बंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है? पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। भुक्कड़ कहीं का। पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।